हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं या कंसेप्ट होते हैं। सो इस सेशन में हम समझेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है और किस तरह के एप्लीकेशन हमें पूछे जा सकते हैं, मतलब किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। बच्चों हमेशा याद रखना कि फ्लक्स मतलब कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है फील्ड लाइन से, ऑलराइट। और मान लीजिए कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप ड्रॉ करते हो, ये देखो मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये क्या है बच्चों बताइए? ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम इसे कहते हैं एक मैक्सवेल फ्लक्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एक मैक्सवेल, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक उसी तरीके से 10 करोड़ यानी 10 to the power 8 फील्ड लाइंस जो है, इसे हम कहते हैं SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब ये हो जाता है 1 वेबर, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 1 वेबर जो है, दिस इज बेसिकली यही है SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। याद रहेगा। सो 1 मैक्सवेल क्या होता है बताओ? 1 मैक्सवेल मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और 1 वेबर कितना होता है? 10 to the power 8, यानी 10 to the power 8 मतलब 10 करोड़ फील्ड लाइंस। हम कहेंगे 1 वेबर यानी SI यूनिट है, ठीक है, ओके। अब हम सभी जानते हैं कि जो सिंबल हम लिखते हैं बी फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं, ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है फ्लक्स पर एरिया, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। देखो फ्लक्स को वैसे हम सभी जानते हैं फाई से डिनोट करते हैं। सो फ्लक्स अपॉन एरिया से हम निकालते हैं, ऑलराइट। नाउ किसी एक सिचुएशन में 1 CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम क्या कहते हैं? देखो 1 गॉस जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसको 1 कैपिटल G लिखेंगे। दैट इज सिमिलर टू जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में से बच्चों एक फील्ड लाइन से अगर गुजर जाता है जहाँ पर, तो इसी को हम कहते हैं 1 गॉस। ठीक उसी तरीके से अगर हम SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट में बताइए 1 हम सभी जानते हैं टेस्ला कहा जाता है। 1 टेस्ला यानी कैपिटल T। 1 टेस्ला कितना होता है? बेसिकली 1 वेबर को आप WB भी लिख सकते हो अपॉन 1 मीटर स्क्वायर, सही है। यानी SI यूनिट ऑफ फ्लक्स अपॉन SI यूनिट ऑफ एरिया। सो 1 वेबर को हम लिख सकते हैं 10 to the power 8 मैक्सवेल, है कि नहीं बताइए? 10 to the power 8 मैक्सवेल डिवाइडेड बाई 1 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स हम सभी जानते हैं 10 to the power 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो अगर आप कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे बच जाएगा आपके पास एक 10 to the power 4, और मैक्सवेल बाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है हम सभी जानते हैं, ये होता है गॉस। तो बच्चों ये इंटररिलेशन याद रखना ज़रूरी है कि 1 टेस्ला। अभी जो हमने डिस्कस किया, मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब फील्ड लाइन से जुड़ा हुआ होता है। अगर मान के चलो कि एक एरिया में से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर गया, तो हम कहेंगे उस एरिया में से जो एसोसिएटेड फ्लक्स है या लिंक्ड फ्लक्स है, दैट इज़ 1 मैक्सवेल। और किसी एरिया में से बच्चों अगर मान के चलो 10 करोड़ यानी 10 to the power 8 फील्ड लाइन्स क्रॉस कर गया, इंटरसेक्ट कर गया, तो उसे हम कहते हैं फ्लक्स 1 वेबर SI यूनिट। अब B यानी फ्लक्स पर यूनिट एरिया, मैंने आपको इंडक्शन के बारे में बताया, ठीक है ना, कि भाई फ्लक्स पर यूनिट एरिया कितना है। तो याद रखिएगा कि 1 वेबर इक्वल्स टू 10 to the power 8 मैक्सवेल। और दूसरी बात है कि यहाँ पे 1 टेस्ला जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट, वो 10 to the power 4 गॉस है, ऑलराइट। अब हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के डेफिनेशन के बारे में। देखो बच्चों, अगर इफ़ याद रखना कि इफ़ मैग्नेटिक फील्ड एक एरिया में से सभी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। इफ़ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म मतलब क्या समझते हो? यानी उस एरिया में सभी पॉइंट में बच्चों
मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम रहेगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो हम फ्लक्स को बेसिकली डिफाइन करेंगे, फाई नीचे एक बी हम लिखते हैं, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट करता है। सो बच्चों ये है बी वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, बी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट का नतीजा हम सभी जानते हैं कि बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अब याद रखिएगा कि यहाँ पे जो थीटा है वो है क्या बताइए, वो है एंगल किसके बीच, एंगल बिटवीन आप कह सकते हो किसके बीच भाई, बी और बी एंड ए वेक्टर, सही है। और बच्चों एक बात हमेशा याद रखना कि एरिया का जो वेक्टर होता है, शायद आप जानते हो कि किसी भी एरिया को आप देख रहे हो, इस एरिया को आप देख रहे हो, ठीक है, तो एरिया का वेक्टर हमेशा नॉर्मल टू द प्लेन होता है, आउटवर्ड्स, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सपोज करो कि ये एक एरिया है, ऑलराइट, और इस एरिया को कोई ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है, ऊपर से देख रहा है इस एरिया को, तो एरिया का वेक्टर कैसे दिखेगा बताओ, एरिया का वेक्टर होगा आउटवर्ड्स यानी टूवर्ड द ऑब्जर्वर, ये हो जाएगा एरिया का वेक्टर, सही है। और मान के चलो हर एक पॉइंट पर, इस एरिया में जितने भी पॉइंट्स है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से डायरेक्टेड है, ऑलराइट। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे कौन सा एंगल आपको लेनी चाहिए, प्लेन के साथ एंगल कभी मत लेना, एरिया वेक्टर मतलब एरिया के नॉर्मल के साथ मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना, ये वाला थीटा यहाँ पे हमें ज़रूरत है फ्लक्स दिखने के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे फ्लक्स का तो मैंने आपको बता ही दिया कि फाई जो है मैग्नेटिक फ्लक्स का जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट अभी बताया था, बताइए क्या है, एसआई यूनिट है वेबर, और उसी हिसाब से हम बी को डिफाइन करते हैं, क्या बताइए, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऑलराइट, और उसी को हम कहते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर को ही हम कहते हैं टेस्ला, ऑलराइट। सो स्टूडेंट्स चलो इसके बारे में डिस्कशन तो करेंगे, लेकिन क्या होगा जब अगर मान के चलो इफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एरिया के अलग अलग पॉइंट्स पर सेम नहीं है, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म मतलब हो सकता है कि डायरेक्शन में चेंज हो जाए या मैग्नीट्यूड बदल जाए। इन दैट केस हम क्या करते हैं, सपोज करो कि ये एक एरिया है जिससे एसोसिएटेड फ्लक्स हमें निकालना है। ये बात तो हम सबको पता है स्टूडेंट्स कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, सपोज करो यहाँ पर एक पॉइंट है, ऑलराइट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिक होनी चाहिए, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट पर यूनिक वैल्यू है। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट को इंक्लूड करता हुआ यानी एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा एरिया आपको लेना है, ठीक है, छोटा सा एरिया आपने ले लिया और इसको आपने कह दिया ये हो गया बहुत ही छोटा सा एरिया डी ए वेक्टर, सही है, ये बी वेक्टर और डी ए वेक्टर। तो हम कह सकते हैं कि इस छोटे से एरिया में से फ्लक्स को हम लिखना पसंद करेंगे डी फाई इक्वल्स टू क्या बताइए, बी उस पॉइंट पर और उसी को सराउंड करता हुआ एक छोटा सा एरिया डी ए वेक्टर। इसमें ये एजम्पशन माना जाता है कि इस छोटे से एरिया में हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम ही है, ऑलराइट। सो आफ्टर गेटिंग डी फाई, देखो डी फाई मिल गया, उसके बाद टोटल एरिया में से आपको अगर मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डी फाई का इंटीग्रेशन, यानी बच्चों क्या बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए। तो इस दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस का एप्लीकेशन हम देखेंगे, ज़रूर कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे। अब हम डिस्कस करना चाहेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स पर थीटा का क्या असर होता है। देखो स्टूडेंट्स, इफेक्ट ऑफ थीटा हम देखते हैं, इफेक्ट ऑफ थीटा ऑन फ्लक्स, ठीक है, क्या इफेक्ट होगा बताओ। बेसिकली अगर आप मार्क करो फॉर्मूला में, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मान सकते हैं तो B का मैग्नीट्यूड A भी मैग्नीट्यूड है, लेकिन इन दोनों के बीच का कॉस थीटा हमें चाहिए। देखो B और A दोनों हमेशा ही कंफर्म पॉजिटिव है, क्यों बताओ, क्योंकि दोनों ही मैग्नीट्यूड्स है। अब जो कॉस थीटा है वो पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट सपोज करते हैं कि पहला कंडीशन है स्टूडेंट्स हमारे पास, देखो जहां थीटा 90 डिग्री से कम है, जैसे 45 डिग्री हुआ,
समझ गए? तो इन दैट केस बात ऑब्वियस है कि कॉस थीटा जो है वो बनेगा पॉजिटिव। सही है? कॉस थीटा अगर पॉजिटिव बना तो अपने आप देखो फाई जो है मैग्नेटिक फ्लक्स ये हो जाएगा पॉजिटिव, यानी आपको यहाँ पे नजर आएगा कि एरिया में से अगर एरिया को आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है उससे बाहर निकलती हुई नजर आएगी आपको, यानी कमिंग आउटवर्ड्स। तो इस मामले को हम कहते हैं कि फील्ड लाइन्स आर कमिंग आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स। सही है? तो ये सीन कैसा दिखेगा आप देख सकते हो बच्चों। मान के चलो ये एरिया है, ऑलराइट, ये हो गया एरिया। अब आप जानते हो कि एरिया का वेक्टर मैंने पहले ही कह दिया आपको, भाई एरिया का वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन होता है। सपोज करो कोई ऑब्जर्वर जो इसको ऊपर से देख रहा है, कहाँ से देख रहा है? ऊपर से देख रहा है, ये देखो ऊपर से देख रहा है। जैसे कि आप अपने स्टडी टेबल को नीचे से तो नहीं देखते हो भाई, ऊपर से देखते हो, है कि नहीं? तो ये हो गया एरिया वेक्टर, ऑलराइट, ये हो गया आपका एरिया वेक्टर। और सपोज करो एक्यूट एंगल पर है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है स्टूडेंट्स, और ये बन गया मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है, कौन सा एंगल कंसिडर करोगे? देखो बच्चों, ये एंगल कंसिडर करोगे। अब ये एंगल जो है छोटा है, किससे छोटा है? 90 से छोटा है। तो इस मामले में आपको हमेशा नजर आएगा कि फील्ड लाइंस इस एरिया से बाहर की ओर निकलती हुई। ठीक है, ये मामला है पॉजिटिव फ्लक्स का। ठीक उसी तरीके से दूसरा मामला है, अगर मान लो थीटा 90 से बड़ा हो गया, जिसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, तो बच्चों कॉस थीटा जो है, बात ऑब्वियस आप जानते हो कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा, तो ठीक उसी तरीके से फाई हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पर जो फ्लक्स है उसे हम कहेंगे फील्ड लाइंस एरिया के अंदर प्रवेश करता हो, यानी इनवर्ड्स होगा। ठीक है, इनवर्ड्स होनी चाहिए। ठीक है, सो द सिचुएशन लुक्स लाइक दिस। कैसा दिखेगा ये सिचुएशन? ये देखो, मान के चलो कोई ऑब्जर्वर, यानी आप जो है इसको ऊपर से देख रहे हो। कहाँ से देख रहे हो? ऊपर से देख रहे हो। तो बात वही है, अगर ऊपर से देख रहे हो तो भाई परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये बन गया एरिया वेक्टर जो कि आपकी ओर है। सही है? और मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड जो है स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरीके से डायरेक्टेड है, मतलब ऐसे, इस तरीके से डायरेक्टेड है मैग्नेटिक फील्ड। हर पॉइंट पर सेम है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन इस तरीके से डायरेक्टेड है। नाउ अब इनके बीच के एंगल को आप कौन सा कहोगे? आप कहोगे ये देखो, ये जो एंगल है ये 90 से बड़ा हो गया कि नहीं बताओ? तो कॉस थीटा अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आपको ये दिखने लगेगा कि एरिया ये है, फील्ड लाइंस अंदर प्रवेश कर रही है, यानी एंटर कर रहा है। ठीक है, थर्ड सिचुएशन जो है स्टूडेंट्स, जिसमें बिल्कुल ग्रेज करता हुआ, यानी सरफेस के अलोंग रहेगा, यानी थीटा इक्वल्स टू अगर 90 डिग्री बन जाए तो आप ही मुझे बताओ कॉस थीटा बन जाएगा कितना? 0 डिग्री, 0 हो जाएगा, यानी इस मामले में फाई हो जाएगा बिल्कुल 0। ऑलराइट, तो ये जो मामला है, यहाँ पे फील्ड लाइन जो है आपको मिलेगा पैरेलल टू द सरफेस, या ग्रेजिंग छूता हुआ। ठीक है, तो ये सिचुएशन मान के चलो भाई, ये हो गया आपका एरिया, और इस एरिया को आप कहाँ से देख रहे हो बच्चा लोग? ये ऊपर से देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो। तो बात ऑब्वियस है कि भाई एरिया वेक्टर टुवर्ड द ऑब्जर्वर नॉर्मल टू द प्लेन हो गया, ये हो गया एरिया वेक्टर। अब सोचो जरा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो मान के चलो बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कुछ इस तरीके से है, ऐसे, मतलब उस प्लेन के अलोंग है। जैसे कोई रूल, मतलब आप मान के चलो कोई लाइन वाला पेज है, उसमें रूल नोटबुक है, उसमें जो लाइंस होते हैं वो पेज के अलोंग ही होता है कि नहीं बच्चा लोग बताओ? तो ये जो मामला है यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्लियर कट कि भाई B और A, ये देखो ये B वेक्टर है, B और A के बीच का एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। येस और नो बताइए? परपेंडिकुलर। तो दिस इज द जीरो फ्लक्स कंडीशन। ठीक है, अच्छा और एक बात मुझे आपको बताना था, वो ये था बच्चों, देखो जो एरिया है वो चाहे कितना भी बड़ा हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड एक पार्ट में से गुजर रहा हो। ठीक है, सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक एरिया है कुछ इस तरीके से, ये है एरिया जो अपने आप में बड़ा है, और ये एरिया है बच्चों का कैपिटल A मान के चलो, ऑलराइट।
लेकिन हमने ये पाया कि सिर्फ इसकी 1/4 यानी 1/4 पार्ट में से, सिर्फ इस पार्ट में से ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट है। सिर्फ इस पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रेजेंट है। कुछ इस तरीके से देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, हर पॉइंट पे सेम है, लेकिन एक पार्ट ऑफ एरिया में है, पूरे एरिया में से नहीं है। ठीक है, और ये जो पार्ट जिस एरिया में से ये गुजर रहा है उसको हम कहते हैं इफेक्टिव एरिया। तो अब ये जो एरिया जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रहा है इसको हम कहेंगे एरिया इफेक्टिव। ठीक है, ये वेक्टर हो गया। अब आप फ्लक्स के लिए टोटल एरिया में से फ्लक्स जो है आप लिखोगे बी डॉट, टोटल एरिया कंसिडर मत करना, आपको लेना है इफेक्टिव एरिया, यानी जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है। ओके, दूसरी बात है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मान के चलो कंडीशन मैक्सिमम और मिनिमम फ्लक्स का क्या है। देखो बच्चों, फाई का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, बताइए क्या, रिकॉल कीजिए, बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो बात ऑब्वियस है कि देखो बी और ए जो भी है सो है, दोनों प्रोडक्ट पॉजिटिव है, बिकॉज बी और ए अपने आप में पॉजिटिव है। बात ऑब्वियस है कि फाई का जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, मैक्सिमम पॉसिबल फ्लक्स हो सकता है पूरी तरीके से फील्ड लाइन जो है एरिया के अलोंग, वेक्टर के अलोंग नॉर्मली बाहर की ओर इज कमिंग टोटली आउटवर्ड्स। तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल फ्लक्स हो जाएगा बी इंटू ए, मैक्सिमम पॉजिटिव कब होगा बताओ, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होनी चाहिए। एग्री और नॉट? तो स्टूडेंट्स ये कहानी है कुछ इस तरीके से, ये हो गया एरिया, और ये मान के चलो एरिया का वेक्टर। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एरिया वेक्टर को अलाइन करता हुआ यानी पैरेलल है। ठीक है, यहाँ पे दोनों वेक्टर्स जो है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों बिल्कुल पैरेलल है। ठीक उसी तरीके से आप बताइए कि फाई का मिनिमम वैल्यू कितना पॉसिबल है। हम कह सकते हैं कि फाई मिनिमम कैन बी माइनस बी इंटू ए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, देखो फर्स्ट कंडीशन तो मैंने आपको बता दिया कि एरिया वेक्टर जब प्योरली पैरेलल हो जाएगा किसके साथ, बी के साथ। लेकिन दूसरा कहानी क्या है बताइए? दूसरा कहानी है कि भाई जब मैग्नेटिक फील्ड एरिया के अगेंस्ट यानी अपोजिट होगा, बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि भाई कॉस 180 डिग्री -1 होता है। तो ये स्टोरी कैसा होगा? ये स्टोरी कुछ ऐसा होगा कि मान के चलो, लेट अस टेक, ये मान के चलो ये एरिया है, ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है, तो एरिया वेक्टर कुछ ऑब्जर्वर की ओर होनी चाहिए, है कि नहीं बताइए। अब मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे जो है स्टूडेंट्स वो बिल्कुल अंदर की ओर जाती हुई, यानी फ्लक्स जो है टोटली इनवर्ड्स है। ऑलराइट, सो ये केस होता है एंटी पैरेलल का, तो यहाँ पे फ्लक्स हम लिखेंगे -b है। तो इन्हें हम कहते हैं, ये जो सिचुएशंस हैं इन्हें हम कहते हैं ट्रांसवर्स एरिया इन ट्रांसवर्स और नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड। ये जो कहानी है, ये जो सिचुएशन है, ये नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड में एरिया रखा हुआ है, या कह सकते हो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में। और स्टूडेंट्स याद रखना कि जहाँ तक ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड है, लॉजिक बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स। देखो कि अगर एक एरो आप ड्रॉ करते हो, ये देखो एरो का ये टिप हो गया और ये एरो का पूंछ यानी टेल, ठीक है। अब ये एरो जो है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ये देखो, ये ऑब्जर्वर इसको देख रहा है, उसे क्या नजर आएगा बताओ? ऑब्वियस ही बात है कि द एरो इज मूविंग अवे, मतलब उससे दूर जा रहा है। मान के चलो ये एक एरो है, ये इसका टेल है और इसका हेड है, तो ये एरो मुझसे दूर जा रहा है। तो अगर मुझसे दूर जा रहा है, इसे नजर आएगा कि द एरो इज अवे, ठीक है। अवे मतलब वो दिखाएगा इसके पूंछ को, यानी टेल वाले पार्ट को, यानी क्रॉस दिखाएगा, ठीक है। लेकिन राइट हैंड साइड में जो ऑब्जर्वर ये बैठा हुआ है, उसको तो भागने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि एरो इज टूवर्ड्स हिमसेल्फ, उसकी तरफ है। तो यह हो गया टूवर्ड्स। तो टूवर्ड्स वाले को हम कहते हैं डॉट, क्योंकि एरो का टिप इसे नजर आएगा। तो ठीक उसी तरीके से किसी प्लेन में अगर ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड आपको शो करना है, तो स्टूडेंट्स देखो हम इनवर्ड फील्ड को कैसे शो करेंगे बताओ? इनवर्ड को हम शो करेंगे
कोई भी एरिया है उसमें क्रॉस से शो करेंगे। इनवर्ट मतलब भाई हम ऊपर से देख रहे हैं उस एरिया को और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर की ओर एंटरिंग है, सही है ना। ये इनवर्ट को हम ऐसे दिखाते हैं। जहाँ तक आउटवर्ड की बात है, जो कि पॉजिटिव फ्लक्स कहलाता है, आउटवर्ड कैसा होगा बताइए आप जरा। आउटवर्ड मतलब बच्चों ऑब्वियस ही बात है, इसको डॉट से हम दिखाते हैं। आउटवर्ड मतलब अलोंग द नॉर्मल, यानी बाहर की ओर आती हुई फील्ड लाइंस, सही है। तो ट्रांसवर्स में ये दोनों कहानियाँ होती है भाई, एक तो डॉट या तो क्रॉस। और मैं आपको ये बता दूं स्टूडेंट्स, इस तरह के सिचुएशंस में अगर मान के चलो इनमें आप किसी एरिया को प्लेस करते हो, एरिया प्लेस अगर ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में है, जैसे कि यहाँ पर एक एरिया को मैंने प्लेस कर दिया इस तरीके से, ये एरिया है मान के चलो, एक रेक्टेंगुलर एरिया है सपोज करो। तो इस बारे में हम कहेंगे कि भाई फाई जो है अगर पूरे मैथमेटिक्स के साथ लिखोगे तो आपको मिलेगा -b × a, ठीक है। क्योंकि बात ऑब्वियस है कि एरिया को आप देख रहे हो बाहर की ओर एरिया है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर है। लेकिन इसे कई बार हम क्या करते हैं, फाई को मैग्नीट्यूड भी लिखते हैं। सिंपली मैग्नीट्यूड लिखो b × a और इसके साइड में मेंशन कर दो कि ये फ्लक्स जो है वो क्रॉस है, इतना भी सफिशिएंट है। या तो दूसरे तरीके से बच्चों मान के चलो यहाँ पे एक लगभग सर्कुलर लूप है डॉट मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहाँ पर फ्लक्स को आप लिखोगे भाई, अब जो कहानी है उसमें एरिया और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल है, तो यहाँ पे तो देखो b × a हमें लिखना चाहिए। अगर cos 0 लिखेंगे तो भी 1 आएगा। सो यहाँ पे आप इसको ऐसे मेंशन कर सकते हो कि दिस इज b × a इन मैग्नीट्यूड एंड साइड में आप डॉट दिखा देना। तो लॉजिकली समझ जाएंगे हम कि b × a दोनों सिचुएशन में मैग्नीट्यूड है, बिकॉज बात ऑब्वियस है बच्चों कि cos 0 डिग्री जो इस केस में, इसका मॉड्यूलस कितना है बताओ, 1 ही है, इसका वैल्यू ही तो 1 है। और दूसरे केस में cos 180 डिग्री अगर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं इसका, तो भी -1 का मॉड्यूलस 1 ही आएगा। तो मेरा सजेशन ये रहता है जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो उसमें क्या करोगे भाई, जब भी आपको ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड मिले उसमें आप मेंशन कर देना b × a, ओके। और किस टाइप का फ्लक्स है उसे मेंशन करना। बच्चों अगर मान के चलो कि भाई एक टर्न नहीं है कॉइल में, n टर्न कॉइल है। कितने टर्न कॉइल है? n टर्न कॉइल है, सही है। तो इसमें क्या होता है देखो बच्चों, जो हम लिखते हैं मान के चलो ईच ऑफ एरिया, n टर्न है और सभी जो टर्न है ईच ऑफ एरिया, हर एक टर्न का एरिया है a, तो हम कहेंगे व्हाट इज फ्लक्स पर टर्न। फ्लक्स पर टर्न, मैग्नेटिक फ्लक्स पर टर्न में आप लिखोगे फाई नॉट। अगर मैं लिखता हूं आई शुड गो फॉर b डॉट एरिया वेक्टर, सही है, ओके बच्चों। लेकिन टोटल फ्लक्स जब आप लिखोगे, टोटल फ्लक्स जब आप लिखोगे फाई, तो आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फाई नॉट से मल्टीप्लाई करोगे, सही है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ टर्न्स इनटू b डॉट a। स्टूडेंट्स कभी भी ट्रांसवर्स का केस हो, ट्रांसवर्स मतलब आप समझ गए भाई, नॉर्मल जैसे कि क्रॉस या डॉट। ट्रांसवर्स अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो बच्चों हम लिख सकते हैं कि देखो फाई इज इक्वल्स टू n × b × a मैग्नीट्यूड में। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो पॉजिटिव यानी डॉट फ्लक्स, फाई इज इक्वल्स टू दूसरे सिचुएशन में अगर क्रॉस में है तो NBA लिख के साइड में क्रॉस लिख सकते हो, विदाउट नेगेटिव साइन आप मैग्नीट्यूड लिख के साइड में डॉट या क्रॉस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखना कि b डॉट a जो है वो एक टर्न में से जो फ्लक्स है, अगर टोटल n नंबर ऑफ टर्न्स है। कैसे, ये देखो बच्चों, एक सर्कुलर कॉइल मान के चलो ये है, इमेजिन करो एक सर्कुलर कॉइल ये है और ये कुछ n टर्न्स रखता है अपने आप में, घेरे यानी टर्न्स, ये देखो, देख रहे हो ये ऐसे घेरे हैं, ये टर्न्स है। सो हर एक लूप जो है या हर एक टर्न जो है अपने आप में एक सर्कल है। तो ऐसे ही सब में से फ्लक्स गुजर रहा है कितना, b × a, और अगर आप n से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल फ्लक्स आपको मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स अभी तक जो हमने पढ़ा है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस में इन्हें हम अप्लाई करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन है, पहला एग्जाम्पल है
इन द सिचुएशन शोन एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 0.4 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड 30 डिग्री विद द प्लेन ऑफ द एरिया। इन बातों का ध्यान रखना। क्या बताया गया कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन प्लेन के साथ 30 डिग्री एंगल पर है, तो फ्लक्स कितना होगा, यही क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स। तो सब कुछ लिस्टिंग कर लेते हैं। एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.4 और 30 डिग्री। तो चलो लिख लेते हैं एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एंगल थीटा बाद में लिखेंगे। पहली बात बताओ बी कितना है, बी है 0.4 टेस्ला, ऐसा यूनिट में, बहुत बढ़िया है। अब हम थीटा की बात करते हैं। यहाँ पे जो फिगर है स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, जो क्वेश्चन में गिवन है, बताया गया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो प्लेन के साथ यानी सरफेस के साथ ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है। लेकिन हमें फॉर्मूला में ये नहीं चाहिए होता है, हमें क्या चाहिए होता है कि मैग्नेटिक फील्ड का एंगल नॉर्मल यानी एरिया वेक्टर के साथ कितना है। तो बात ऑब्वियस है, सिंपल ज्योमेट्री लगाओगे तो ये आपको 60 डिग्री जरूर मिलेगा। हाँ या ना बताइए। तो अब यहाँ पे जो हमें थीटा पुट करना है बच्चों फॉर्मूला में, वो 60 डिग्री है एरिया और बी के बीच। इस बात का ध्यान रखना है, बहुत ही कॉमनली आज क्वेश्चन है। तो हम कहेंगे फ्लक्स निकालने के लिए सीधा साधा फॉर्मूला है बी का वैल्यू ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, सही है ना। सो बी का वैल्यू लिखो 0.4 और एरिया क्या लिखोगे, एरिया 60 लिखोगे नहीं, 60 इंटू 10⁻⁻4 लिखोगे, क्योंकि आप सबको मेरे हिसाब से पता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है स्टूडेंट, 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ऑलराइट, इंटू कॉस 60 क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, कॉस 60 हो जाता है 1/2, दुनिया में सबको पता है। तो ये हो गया आपका 0.2 इंटू 60 इंटू 10⁻⁻4। सो क्या बचा बताओ, ये हो गया 12 10⁻⁻4। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10⁻⁻ कितना 3 वेबर। दैट कम्स आउट टू बी भाई 1 10⁻³ वेबर कितना होता है 1 मिली वेबर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.2 मिली वेबर, 1.2 मिली वेबर। तो देखिए 1.2 मिली वेबर बिल्कुल हमारे पास ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, दैट्स ग्रेट। कॉइल का रेडियस 10 सेंटीमीटर, 200 टर्न्स है और मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड है 0.5 टेस्ला, डायरेक्टेड अलोंग नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे निकालोगे भाई, इसमें हमें लिखना पड़ेगा कि फाई जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स इंटू बी इंटू एरिया, यही तो लिखना है। सो एन का वैल्यू कितना है 200, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 1/2 है, 0.5 को 1/2 पढ़ सकते हो। एन बी इंटू एरिया, एरिया को क्या लिखोगे बच्चों, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। भाई 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁻², सही है कि नहीं बताओ। 10 सेंटीमीटर कितना है 10⁻⁻1 मीटर, उसका स्क्वायर करो कितना हुआ 10⁻²। सो ये है कहानी हमारे पास। सो देखो ये बन जाएगा 100 और ये बन गया 10⁻⁻2 और यहाँ पे एक पाई बचा है। पहले दो एक दूसरे को खा जाएंगे तो ये हो जाएगा पाई, ऐसा यूनिट होगा वेबर। पाई वेबर मतलब 3.14 वेबर। कूल, ओके। अगला क्वेश्चन है कि एन अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ ए कंसेंट्रिक कॉपर कंसेंट्रिक एंड कोप्लेनर, कंसेंट्रिक एंड कोप्लेनर मतलब दोनों का सेंटर सेम है और दोनों का प्लेन भी सेम है। सर्कुलर कॉइल एंड ए स्मॉल स्क्वायर लूप, एक सर्कुलर कॉइल है और एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा स्क्वायर लूप है। सर्कुलर कॉइल का रेडियस 15.7 सेंटीमीटर है और उसमें घेरों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्न्स है 1000 10⁻³ और उसमें 10 एम्पियर का करंट भी बताया जा रहा है। दैट्स ग्रेट। द स्क्वायर कॉइल हैज एन एरिया, स्क्वायर का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, बहुत ही छोटा है। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द स्क्वायर कॉइल इज 10, स्क्वायर कॉइल में भी नंबर ऑफ टर्न्स हैं। मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद द इन माइक्रो वेबर इज। चलो कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो स्टोरी है देखो, इसमें एक तो है बच्चा लोग सर्कुलर कॉइल, ये देखो बड़ा वाला सर्कुलर कॉइल है, सही है। और इसमें कुछ टर्न्स भी हैं। टर्न्स के लिए मैं इसको थोड़ा थिक कर ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखो, ये हो गया आपके पास सर्कुलर कॉइल। इसमें
1000 घेरों की संख्या, 1000 टर्न्स हैं। अब 1000 तो मैं ड्रॉ नहीं करूँगा, बस फील लाने के लिए, माहौल बने जैसा, इसलिए थोड़ा सा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, सो बच्चों देखो, इसके सेंटर के साथ कोइंसाइड कर रहा है एक स्क्वायर कॉइल का सेंटर, तो स्क्वायर कॉइल को भी ड्रॉ कर लेते हैं। स्क्वायर कॉइल देखो ये है स्टूडेंट, बहुत छोटा सा है, ठीक है, ये बन गया स्क्वायर कॉइल। ओके, सही है ना, दोनों कंसेंट्रिक है और कोप्लेनर भी है। अब हमें बताया गया किसी जो बाहर वाला कॉइल है, बड़ा वाला, उसमें करंट 10 एम्पियर है। मान लेते हैं कि भाई करंट इसमें घूम रहा है कुछ एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे करंट मान के चलो आई है, सही है। अब करंट अगर आई है बच्चों, तो एक बात बताओ, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सो हम कहेंगे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, और ये सेंटर दोनों का कॉमन है। कौन प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड बताओ? भाई सर्कुलर कॉइल है, वो प्रोड्यूस करेगा, उसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि म्यू नॉट, उसमें जितने नंबर ऑफ टर्न्स इन द सर्कुलर कॉइल को चलो NC लिखता हूँ, उसमें जो करंट है I अपॉन 2 टाइम्स उसका अपना रेडियस, सही है। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड B। ओके, अब मुझे एक बात बताओ कि ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिखेगा? अगर कोई ऊपर से इसे देख रहा है और उसे एंटी क्लॉकवाइज करंट नजर आ रहा है बच्चों, तो ऑब्वियस सी बात है, आप सभी जानते हो बेसिक थिंग, हमने बायोट-सावर्ट्स लॉ में पढ़ा है कि इन दैट केस मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड द ऑब्जर्वर होगा। और ये छोटा सा स्क्वायर कॉइल है, उसका अपना एरिया वेक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही रहेगा, उसको भी आप ऊपर से देख रहे हो। अब हम कह सकते हैं कि भाई व्हाट इज फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर कॉइल ना, हम कहेंगे कि फ्लक्स थ्रू द, क्योंकि देखो स्क्वायर कॉइल बहुत छोटा है, तो जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है और उसी के इर्द गिर्द में उसका अपना एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम मान सकते हैं कि उसके अंदर किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इतना ही है, कितना, जितना सर्कुलर कॉइल ने प्रोड्यूस किया है। सो फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर कॉइल, फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर कॉइल, उसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। तो हम कहेंगे फाई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द स्क्वायर कॉइल इनटू मैग्नेटिक फील्ड जो सर्कुलर कॉइल ने प्रोड्यूस किया, यानी उसके जो एरिया में है, इनटू एरिया ऑफ द स्क्वायर कॉइल, यही सब है। ओके, तो अल्टीमेटली क्या बना बच्चों? देखो अल्टीमेटली बना कि भाई B के साथ NS और AS को मल्टीप्लाई करना है, यानी म्यू नॉट NCI अपॉन ट्वाइस R इनटू क्या बताइए, नंबर ऑफ टर्न्स इन स्क्वायर कॉइल एंड इट्स एरिया। अब वैल्यूज पुट करते हैं, चलो देखते हैं। फाई इज इक्वल्स टू म्यू नॉट कितना है बताइए, सभी को पता है 4 पाई 10 टू द पावर -7 होता है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स इन द सर्कुलर कॉइल 10 टू द पावर 3, करंट कितना है उसमें 10 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स स्क्वायर कॉइल में कितना है 10, और एरिया उसका कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 टू द पावर -4, समझ गए। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10 टू द -4। नीचे क्या रहेगा बच्चों? नीचे रहेगा सिर्फ 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस। अब इसका जो रेडियस है आप मार्क करो, रेडियस जो गिवन है वो 15.7 सेंटीमीटर है, सही है ना। अब 15.7 जो है उसको आप 5 पाई पढ़ सकते हो कि नहीं बताइए, 5 पाई। तो चलो बच्चों 5 पाई सेंटीमीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं, चलो 2 इंटू 5 इंटू पाई, और रेडियस को हमें भाई SI में लिखना पड़ेगा, मीटर में लिखना पड़ेगा, तो ये हिसाब बैठा। अब हिसाब में देखो बच्चों क्या होगा, क्या क्या कैंसिल होने वाला है देख सकते हो आप। सबसे पहले ऊपर का पाई और नीचे का पाई हो जाएगा कैंसिल, बाकी बचा सिर्फ 4 और 10 के पावर्स, ऊपर बचा सिर्फ 4 और 10 के पावर्स, नीचे यहाँ पे 2 और 5 का प्रोडक्ट भी एक 10 है, ठीक है। यानी डिनोमिनेटर जो है उसमें सिर्फ 10 टू द पावर -1 बचा है। ओके, तो अब 10 के पावर्स कितने कितने हैं देखो, एक है -7 और यहाँ पर है +3 और ये दोनों काउंट करो तो कितने, +2, और ये ऊपर गया तो ये भी 1 ऐड कर लो, और ये -4 बैठा हुआ है,
तो ये हो गया स्टूडेंट्स एसआई यूनिट में वैल्यू 4 10 टू द पावर कितना बचा बताओ। यहाँ पे 3 + 2 5 और ये 6 ओके, और ये 4 2 और -7 -5 इतना वेबर होना चाहिए। 4 10 टू द पावर -5 वेबर, 4 10 टू द पावर -5 वेबर। तो यहाँ पर ये इसका आंसर होना चाहिए। और अगर माइक्रोवेबर में पूछा गया बच्चों तो क्या होनी चाहिए बताइए। माइक्रोवेबर में हम लिखेंगे 40 माइक्रोवेबर, क्योंकि 4 10 टू द पावर -5 को आप लिख सकते हो 40 10 टू द पावर -6 वेबर। बताओ सही है कि नहीं। सब कुछ हमने सही सही पुट किया। न्यू नॉट है 4 पाई 10 टू द पावर -7, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सर्कुलर कॉइल 1000, देन हमारे पास है करंट 10 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स इन द स्क्वायर कॉइल वो 10 है, एरिया ऑफ द स्क्वायर कॉइल वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर है। नीचे हमें लिखना है कितना 5 पाई सेंटीमीटर, तो 5 पाई 10 टू द पावर -2 हमने वो कायदा पुट किया है। तो ये रिजल्ट हमें मिला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास देखो ये जो क्वेश्चन है ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड का है, क्योंकि आप सभी जानते हो स्टूडेंट्स कि अगर कोई स्ट्रेट वायर है, अब स्ट्रेट वायर से अलग अलग डिस्टेंस पे पहुंचोगे आप, तो बायो-सावर्ट्स लॉ में आपने पढ़ा था कि भाई स्ट्रेट वायर से x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है बताओ। लॉन्ग स्ट्रेट वायर मान के चलो μ0I/2πx, एग्री करते हो, जिसको आप यूजुअली फॉर्मूला रट लेते हो μ0I/2πd, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जैसे ही डिस्टेंस को बढ़ाते रहोगे उस तार से यानी स्ट्रेट वायर से, वो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस कम होती जाएगी, है कि नहीं। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि भाई एक अरेंजमेंट बताया गया है कि देखो ये जो तार है और जो स्क्वायर है ये दोनों एक ही प्लेन पर है। अब हमें पूछा गया कि बताइए कि इसमें से फ्लक्स लिंक कितना होगा। ऑलराइट, तो बच्चों हम क्या करेंगे, देखो हम जानते हैं कि ये जो स्क्वायर लूप है उसका साइड लेंथ कितना है। देखो साइड लेंथ है l गिवन है, इसका जो नियरेस्ट साइड जो पैरेलल साइड है वो a डिस्टेंस पर और फर्दर साइड दूर है। अब हमें यहाँ पे फ्लक्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम तार से क्या करेंगे एट ए डिस्टेंस ऑफ x, एट ए डिस्टेंस तार से एट ए डिस्टेंस ऑफ x एक छोटा सा स्ट्रिप लेंगे। लेट अस कंसिडर ए स्ट्रिप ऑफ थिकनेस, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों अच्छी तरीके से कि भाई x बदलेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगा, जिसका थिकनेस है सपोज करो dx। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, देखो बेसिकली व्हाट आई हैड टेकन, मैंने क्या किया, मैंने तार से पहुंच गया x डिस्टेंस पर, ये देखो एक वेरिएबल डिस्टेंस x पर मैं पहुंच गया। वहां पहुंचकर मैंने एक छोटा सा ऐसा एक स्ट्रिप मैंने लिया है। ठीक है, अब लॉजिकली ये है स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप है, इसी का थिकनेस के बारे में मैं कह रहा हूं कितना है, इसका स्ट्रिप का थिकनेस है dx। ओके, और ये जो स्ट्रिप है स्टूडेंट, देखो मैं इसको शेड कर रहा हूं पैरेलल लाइन से। इस स्ट्रिप के अंदर कोई भी पॉइंट आप मान के चलो, एनी पॉइंट इनसाइड द स्ट्रिप, एनी पॉइंट इनसाइड द स्ट्रिप, कोई भी पॉइंट इसके अंदर है, वो लगभग तार से x डिस्टेंस पर है। तो हम कह सकते हैं कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है स्टूडेंट्स बताइए। वहां पर मैग्नेटिक फील्ड x डिस्टेंस पे हो जाएगा। तार कितना प्रोड्यूस करेगा बताओ, μ0, करंट उसमें I0 है अपॉन 2πx। ठीक है, अब जरा बताओ ये जो स्ट्रिप हमने लिया है, व्हाट इज स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया ऑफ द स्ट्रिप, स्मॉल एरिया dA को हम लिखेंगे, क्या लिखना चाहेंगे बताओ। dA को हम लिखेंगे भाई एक रेक्टेंगल है जिसका देखो एक साइड तो L है, स्क्वायर के साइड लेंथ बराबर, और दूसरा लेंथ देख रहे हो आप, इसका विड्थ कितना है dx। तो हम लिखेंगे भाई ये हो गया L × dx। अब मुझे बताओ कि इसमें से फ्लक्स कितना जाएगा, क्योंकि इतना तो आइडिया आपको है भाई तार अगर इस तरीके से है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से होगी, यानी फील्ड कैसे होगा अंदर की ओर, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स बताना है। चलो यहाँ पर इसके अंदर कोई भी पॉइंट है बच्चों, जो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है क्रॉस है,
मतलब कोई टिल्ट नहीं है, ये ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है। तो हम कहेंगे इसमें फ्लक्स कितना लिंक्ड होगा, BX इंटू DA। समझ गए? ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में अभी भी मैंने बताया था भाई cos थीटा फैक्टर 1 हो जाएगा। सो BX DA को क्या लिखोगे बताओ? लिखना चाहिए आपको म्यू नॉट I नॉट अपॉन 2 पाई x इंटू L इंटू DX। सही है? सो ये डी फाई का एक्सप्रेशन आपको मिल गया। तो डी फाई के एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना पसंद करेंगे। अब जरा लॉजिकली सोचो बच्चों कि जो जहाँ से आप अगर x इक्वल्स टू a पर है तो स्क्वायर लूप स्टार्ट हो रहा है, लेकिन स्क्वायर लूप का एंड पॉइंट कहाँ पे है, कहाँ तक ये विस्तार है, इसका एक्सटेंड है x इक्वल्स टू आप अगर a प्लस एल तक चलोगे, आप x का वैल्यू जब तक आप स्क्वायर के अंदर का एरिया ले रहे हो तो आप स्मॉल a से लेके a प्लस एल तक बदल सकते हो। ठीक है? सो व्हाट वी गॉट, हमें मिला है डी फाई इक्वल्स टू क्या, एक बार दोबारा लिख रहा हूँ, म्यू नॉट I नॉट अपॉन 2 पाई x इंटू एल डी एक्स। सही है? और हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लिमिट्स ऑफ x कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम a से लेके a प्लस एल तक। सही है ना बच्चों? ओके, तो देखो फाई के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे इंटीग्रेशन इसी का, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। हमेशा याद रखना वेरिएबल कौन है, वेरिएबल वही है जिसके सामने छोटा d लिखा हुआ है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में देखो dx है तो x वेरिएबल है, तो बच्चों कॉन्स्टेंट्स को बाहर लेके आओ, म्यू नॉट इंटू I नॉट इंटू एल डिवाइडेड बाई क्या करोगे 2 पाई, बाकी आपके पास बचा 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। बेसिकली ये इंटीग्रेबल है, और इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, म्यू नॉट I नॉट इंटू एल डिवाइड बाई 2 पाई। इंटीग्रेशन का नतीजा आप सबको पता है कि ln x ln x कहाँ से कहाँ के बीच, लोअर लिमिट a से लेकर a प्लस एल के बीच, यानी स्क्वायर का नियरेस्ट साइड जो है, सबसे करीबी साइड वो a डिस्टेंस पर है, और सबसे दूर वाला जो एरिया है या साइड है वो a प्लस एल पर है। ठीक है? तो इसका नतीजा आ जाएगा म्यू नॉट I नॉट इंटू एल डिवाइड बाई 2 पाई, और यहाँ पे पुट करेंगे बच्चों अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ln सबसे पहले a प्लस एल माइनस ln a। अब log a माइनस log b क्या होता है आप सबको पता है, log a माइनस log b क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हो जाता है log a माइनस b। सो देयरफॉर वी कैन गो फॉर ln a प्लस एल अपॉन a। सही है? तो ये हो जाएगा। देखो ये एक बहुत ही कॉमनली आज क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी में आप देखोगे, एनसीईआरटी में भी ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन है। ओके, ये वेरिएबल फ्लक्स का है। जब हम ईएमआई के कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जैसे कि तार के सामने एक लूप रख लिया और इस तार में करंट को वेरी कराएंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी होगी, तो फ्लक्स निकालना आना चाहिए। तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अब बच्चों देखो प्लेन टाइप के क्वेश्चन में अगर B और A दोनों अगर I कैप J कैप यानी यूनिट वेक्टर्स के फॉर्मेट में हैं तो फ्लक्स निकालना बड़ा आसान हो जाता है। कैसे फ्लक्स निकालना इसलिए आसान हो जाता है, देख सकते हो आप, क्योंकि बच्चों आप मार्क करो कि B और A ये दोनों ही, B यहाँ पे कांस्टेंट है, क्यों बताओ, बिकॉज भाई I कैप J कैप और K कैप तो है, यानी 3 डायमेंशनल तो है, लेकिन हर एक कोफिशिएंट, हर एक कंपोनेंट जो है वो है कांस्टेंट। ओके, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। बिंदास होके आप लिखो फाई इजिकल्स टू क्या होता है बताओ बच्चों। अब B इंटू ए इंटू कॉस थीटा ढूंढने की कोशिश मत करो, स्ट्रेट अवे यू गो फॉर, आप सीधा B डॉट ए निकाल लो। सही है? पहले B को लिखो, क्या है बताओ, I कैप माइनस 2J कैप प्लस K कैप। सही है? इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्या बताइए, 2I प्लस J प्लस 3K। अब डॉट प्रोडक्ट निकालना आप सबको आता है। सबसे पहले I कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करोगे, J कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करोगे, K कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करोगे, ऐड कर दोगे, है कि नहीं। तो बताओ I कैप के कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है तो 2 आ गया। फिर J कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन -2 आ गया, K कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन 3 आ गया, तो अल्टीमेटली घूम फिर के 3 आ गया, और सब कुछ ऐसा ही में चल रहा है तो वेबर आ जाएगा। सो 3 वेबर इज द फ्लक्स लिंक्ड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास और एक क्वेश्चन है बच्चों। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों को यूजुअली कंफ्यूज किया जाता है।
देखो स्क्वायर ऑफ साइड कैपिटल एल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ हाफ ऑफ इट्स एरिया इनसाइड द फील्ड। ठीक है, ये तो दिख ही रहा है, हाफ ऑफ द एरिया इनसाइड द फील्ड है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कितना होगा? लॉजिकली देखो बच्चों, यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए 45 डिग्री एंगल गिवन है, बट आप ही मुझे बताओ जरा, आप जब इस स्क्रीन की तरफ देख रहे हो तो स्क्वायर का एरिया वेक्टर आपकी ओर है कि नहीं? भाई स्क्वायर का एरिया वेक्टर आपकी ओर है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर अलोंग द प्लेन है। तो हम लॉजिकली सिंपली कहेंगे कि एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी बी वेक्टर इज अलोंग the plane of the surface. So it's a case of theta equals to 90 डिग्री। समझ गए बात को? भाई एरिया वेक्टर तो बाहर की ओर होती है, यहाँ पे 45 डिग्री आपको सिंपली कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो आप क्या करोगे, थीटा 90 पुट करके आप जानते हो कि भाई कोई भी एरिया में कैसे भी रखो, फील्ड लाइन अगर एरिया में से हाफ हो, हाफ एरिया में से जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे थीटा 45 है, कोई मतलब नहीं है। अगर देखो एरिया सरफेस के अलोंग फील्ड लाइन जा रहा है तो बड़े आराम से आप आंसर लिखोगे, ये जीरो फ्लक्स का मामला है। तो आई थिंक फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। तो बच्चों इसमें और भी कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, ओके, जैसे कि ना तो XY प्लेन, ना तो YZ प्लेन और ना ही ZX प्लेन, मतलब बीच का किसी प्लेन में एरिया को टिल्ट करके रखा जाता है। तो इस चैप्टर के जब मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करूंगा उसमें और भी कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं ज़रूर डिस्कस करूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट।